हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सिविल नगरी किसान लाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, पिछली वीडियो में हमने एमपी से 2024 पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया था। कुछ क्वेश्चन जो है तो बच गए थे। आज की वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। साथियों, जो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस देश के साथ व्यापार समझौते 1954 में भारत ने पंचशील के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया? With which of the following countries did India first enunciate the principles of Panchsheel in the Trade Agreement 1954? पहला ऑप्शन है आपके पास यूएसएसआर, सेकंड ऑप्शन आपके पास है यूएसए, थर्ड ऑप्शन आपके पास है चाइना एंड फोर्थ है आपके पास ब्रिटेन। आपको बताना है जो पंचशील जो सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन भारत ने इस देश के साथ किया था 1954 में। पंचशील की बात की जाती है तो 1954 डेट अगर पूछी जाए 29 अप्रैल। किसके साथ था ये? भारत ने ये चीन के साथ किया था, इस क्षेत्र को लेकर, तिब्बत को क्षेत्र को लेकर, ठीक है, तिब्बत क्षेत्र को लेकर, ठीक है। यहाँ पर भारत से कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे, और चीन से चाओ एन लाई, ठीक। नारा दिया गया था यहाँ पर हिंदी चीनी भाई भाई का, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन ये ज्यादा देर तक टिक नहीं सका क्योंकि 1962 में चीन ने जो है तो भारत पर आक्रमण कर दिया था, ठीक। हमने क्या देखा? पंचशील सिद्धांत के बारे में देखा। किसके साथ था ये? चीन के साथ था। कब था? 29 अप्रैल। किस क्षेत्र को लेकर? तिब्बत को लेकर। इसमें साइन करता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू और चाउ एन लाई, ठीक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। साथियों, आज का सेकंड क्वेश्चन है, चीन ने आखिरकार सिक्किम को भारत द्वारा हड़पे गए एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब मानना बंद कर दिया? किस क्षेत्र की बात की जा रही है? सिक्किम की बात की जा रही है। यानी कि चीन ने कब जो है तो सिक्किम को भारत द्वारा हड़पा गया एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मानना बंद कर दिया? इसके पहले क्या था? क्या मान रहे थे चीन वाले? कि ये जो है तो भारत के द्वारा एक स्वतंत्र राष्ट्र को क्या किया गया है? भारत के द्वारा हड़पा गया है। कब ऐसा मानना बंद किया चीन ने? डेट पहले आपसे पूछा जा रहा है, ईयर पूछा जा रहा है। पहला जो ऑप्शन है आपके पास 1978 में, सेकंड है आपके पास 1985 में, थर्ड है आपके पास 1998 में, 1998 में, फोर्थ है आपके पास 2004 में। जब सिक्किम की बात की जा रही है तो चीन ने जो है तो ऐसा कब से मानना बंद कर दिया था? ये जो है तो 2004 की बात है, ठीक। क्योंकि 2004 से ऐसा मानना बंद कर दिया था चीन के द्वारा, ठीक। ऑप्शन नंबर डी जो है तो इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। आज का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। साथियों, क्वेश्चन है, जब रूस ने भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल संघर्ष पर भारत के रूख का समर्थन किया था, तब रूस के राष्ट्रपति कौन थे? रूस ने किसका समर्थन किया था? भारत का समर्थन किया था। किस क्षेत्र को लेकर? करगिल संघर्ष की बात की जा रही है। तब उस समय पर रूस के राष्ट्रपति कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति कौन थे। पहला ऑप्शन आपके पास बोरिस एल्सिन, सेकंड है आपके पास ऑप्शन मिखाइल गोर्बचेव, थर्ड है आपके पास ब्रेजनेव, फोर्थ ऑप्शन आपके पास व्लादिमीर पुतिन। जब करगिल संघर्ष की बात की जा रही है तो कब हुआ ये? 1999 की बात है, ठीक। कहाँ? लद्दाख क्षेत्र में, ठीक, लद्दाख क्षेत्र में, ठीक। करगिल विजय दिवस अगर पूछा जाए आपसे, वो 26 जुलाई, 26 जुलाई, ठीक। भारत और पाकिस्तान के बीच ये संघर्ष हुआ, ठीक। अब रूस के राष्ट्रपति कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो रूस के राष्ट्रपति उस समय पर बोरिस एल्सिन थे, बोरिस एल्सिन। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है जिसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। साथियों, क्वेश्चन है, भारत ने उपमहाद्वीप में पड़ोसियों को एक तरफा रियायत देने का निर्णय लिया। यह किस नीति का प्रसंग है? इंडिया डिसाइडेड ऑन एक्सटेंशन ऑफ यूनिलैटरल
concession to neighbors in the subcontinent. This is a theme of which policy? यानी कि जो महाद्वीप में पड़ोसियों को रियायत देने की बात की जा रही थी, ये किस नीति का प्रसंग है? क्या वह गुटनिरपेक्ष नीति का है, या तो पंचशील, देन है थर्ड ऑप्शन आपके पास गुजराल सिद्धांत, फोर्थ है ऑप्शन आपके पास लुक ईस्ट पॉलिसी, यानी कि पूर्व की ओर देखो नीति। जब बात की जा रही है नेबर्स की, उपमहाद्वीप में पड़ोसियों को रियायत देने की, तो किस किस नीति का हिस्सा है? ये जो है तो आपके गुजराल सिद्धांत का हिस्सा है। ठीक, गुजराल सिद्धांत की बात की जा रही है, तो कब की बात है ये? 1996 की बात। ठीक, उस टाइम पर अगर आपसे पूछा जाए पीएम कौन थे, एच डी देवगौड़ा। ठीक, एच डी देवगौड़ा। ठीक, और आई के गुजराल क्या थे उस टाइम पर? विदेश मंत्री थे। ठीक है, आई के गुजराल क्या थे? विदेश मंत्री थे। ठीक, ठीक, देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है जिसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, पड़ोसियों के साथ मित्रवत संबंध स्थापित करने के लिए बात की गई थी, किस नीति का हिस्सा है? तो ये आपके गुजराल डॉक्ट्रिन का हिस्सा है। कब है? 1996 में। पीएम उस टाइम पर कौन थे? एच डी देवगौड़ा थे। और आई के उजवाल क्या थे? विदेश मंत्री थे। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन देखते हैं। पूरब की ओर देखो नीति, यानी कि हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इनिशिएशन ऑफ लुक ईस्ट पॉलिसी? पूरब की ओर जब देखो नीति लाई गई, उस टाइम पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? क्या वह नरसिम्हा राव थे? ऑप्शन नंबर एक। सेकंड ऑप्शन आपके पास है अटल बिहारी वाजपेयी। थर्ड ऑप्शन आपके पास है मनमोहन सिंह। फोर्थ ऑप्शन आपके पास है नरेंद्र मोदी। बताना है लुक ईस्ट पॉलिसी कब की बात है? लुक ईस्ट पॉलिसी 1991 की बात है। तो उस टाइम पर प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव थे। ठीक, साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं, उनसे जो है तो मित्रवत संबंध बनाने के लिए लुक ईस्ट पॉलिसी लाई गई। ठीक, अब लुक ईस्ट की जगह पर कौन सी पॉलिसी आ चुकी है? एक्ट ईस्ट पॉलिसी आ चुकी है। ठीक है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात की जा रही है। तो इस टाइम पर प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी। ठीक, कब आई है? 2014 में आई। ठीक, 2014। एक्ट ईस्ट 2014, लुक ईस्ट 1991 में। किससे संबंधों की बात की जा रही है? साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं, उनसे संबंधों को बेहतर बनाने की बात की जा रही है। उस टाइम पर प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव जी थे। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। क्वेश्चन देखते हैं। आज का छठवां क्वेश्चन है, पहली बार किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि यानी चीफ गेस्ट की बात की जा रही है रूप में भारत का दौरा किया था? प्रेसिडेंट बताता है कि कौन से जो है तो अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिन्होंने पहली बार जो है तो भारत में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में भारत का दौरा किया। पहला ऑप्शन है डोनाल्ड ट्रंप, सेकंड है बराक ओबामा, देन है बिल क्लिंटन, और फोर्थ ऑप्शन आपके पास है जॉर्ज डब्ल्यू बुश। ठीक, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? 26 जनवरी 2015 को जो है तो 2015 में जो है तो बराक ओबामा जी भारत का दौरा किया था। ठीक, ऑप्शन नंबर बी जो है जिसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। साथियों क्वेश्चन है, मार्च 2022 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस आईपी ने किस वैश्विक सूचकांक में भारत को 12वां स्थान दिया? किसकी बात की जा रही है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने किस वैश्विक सूचकांक में भारत को 12वां स्थान दिया? रिपोर्ट कब की है? 2022 की पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन आपके पास मानवाधिकार, सेकंड है जनसंख्या, देन है आर्थिक विकास, और फोर्थ है आपके पास आतंकवाद। तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की जब बात की जा रही है तो शांति सूचकांक जारी किया जाता है इनके द्वारा, कि किससे संबंधित है? आतंकवाद। यानी कि कौन सा ऐसा देश है यहाँ पर जो आतंकवाद संबंधी जो भी घटनाएं हैं वो सर्वाधिक हो रही है या तो कम हो रही है, उसके हिसाब से रैंक किया जाता है। तो भारत को कौन सा स्थान दिया गया था 2022 में?
12वां स्थान दिया गया था। किससे संबंधित है ये? आतंकवाद से संबंधित। आपको यही बताना था कि किससे संबंधित है ये, ठीक। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन देखते हैं अपना। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय विदेश नीति के सिद्धांतों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? क्या नहीं है? ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी? ठीक। पहला है पंचशील, दूसरा है गुटनिरपेक्ष, तीन है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, फोर्थ है शक्ति संतुलन की बात की जा रही है। तो भारत की जब विदेश नीति की बात की जाएगी तो पंचशील सिद्धांत 1954 में, गुटनिरपेक्षता की बात की गई 1961 में, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व झील का हिस्सा है, ठीक। यानी कि ये तीनों जो है तो विदेश नीति का हिस्सा है, जबकि शक्ति का जो संतुलन की बात की जा रही है तो भारतीय विदेश नीति का हिस्सा नहीं है, ठीक। हमें क्या बताना था, कौन सा ऐसा कौन सा इसमें नहीं है, ठीक। ऑप्शन नंबर डी जो है तो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन देखते हैं। भारत की परमाणु नीति से संबंधित जो भी सिद्धांत है उनमें से क्या जो है तो परमाणु नीति का हिस्सा है? द प्रिंसिपल रिलेटेड टू इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी इज, और पहला है नो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन, देन है ग्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, यानी कि नाभिकीय शस्त्रों का पहले प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक। दूसरा है विश्वसनीय न्यूनतम निवारण। अगर हम परमाणु नीति से संबंधित भारत की परमाणु नीति की बात करें तो नाभिकीय शस्त्रों का पहले प्रयोग नहीं किया जाएगा, ये हिस्सा है। हमें बताना क्या है, कौन सा इसमें है। दूसरा है विश्वसनीय न्यूनतम निवारण, दोनों है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है तो इसका करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ, ठीक। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। साथियों आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है तो G4 का सदस्य नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है तो G4 का मेंबर नहीं है। पहला ऑप्शन है आपके पास भारत, दूसरा ऑप्शन है आपके पास दक्षिण अफ्रीका, तीसरा ऑप्शन आपके पास है जर्मनी, जबकि फोर्थ ऑप्शन आपके पास है जापान। अब आपको बताना है G4 का मेंबर कौन नहीं है। G4 के बारे में अगर देखा जाए तो कब बना ये? 2005 में बना। इसमें कौन मेंबर नहीं है? भारत भी इसका मेंबर है, जर्मनी भी इसका मेंबर है और जापान भी इसका मेंबर है। इस साउथ अफ्रीका इसका मेंबर नहीं है। तो चौथा कौन सा है इसमें? ब्राजील है, ठीक। चौथा कौन सा है? ब्राजील में, ब्राजील है। किस लिए बना? G4 का मेन मोटिव क्या है? यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो है तो स्थायी सदस्यता के लिए ये चारों जो है तो एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, ठीक। परमानेंट मेंबरशिप के लिए, ठीक। स्थायी सदस्य अभी कितने हैं? 5 हैं। ये देश क्या चाहते हैं? इसमें वृद्धि की जाए, ठीक। यानी कि G4 में कौन कौन शामिल है? भारत है, जर्मनी है, जापान है और चौथा देश जो है तो ब्राजील है, ठीक। कब बना? 2005 में बना। आपसे क्या पूछा जा रहा था, कौन इनमें से मेंबर जो है तो G4 का नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है तो इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन देखते हैं। एक शास्त्रीय संघीय सरकार के निम्न लक्षणों में कौन सा जो लक्षण है भारत में विद्यमान नहीं है? यानी सरकार का जो संघीय ढांचा है उनमें से कौन सा ऐसा लक्षण है जो भारत के संदर्भ में फिट नहीं बैठता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ क्लासिकल फेडरल गवर्नमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन इंडिया? पहला है सरकार के विभिन्न स्तरों में शक्तियों का विभाजन, यानी कि डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। सेकंड है एक लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड है केंद्रीय व्यवस्थापिका में संघ की जो इकाइयां हैं इनको जो है तो समान प्रतिनिधित्व। जो कि फोर्थ है संघीय विवादों के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? संघीय सरकार के जो लक्षण हैं इनमें से क्या, इनमें से कौन सा ऐसा लक्षण है जो भारत के संदर्भ में फिट नहीं बैठता है? क्या सरकार के विभिन्न स्तरों में शक्तियों के विभाजन की बात की गई है, ठीक। लिखित संविधान का प्रोविजन भारत में भी है, ठीक। थर्ड है केंद्रीय व्यवस्थापिका में संघ की इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व जो है तो नहीं है, ठीक।
राज्यसभा की जो भी सीटें हैं सभी राज्यों के लिए अलग अलग है। ठीक, संघीय विवादों के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय ये फिट बैठता है। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि कौन सा नहीं है, तो नहीं की जब बात की जाएगी तो ऑप्शन नंबर सी जो है जिसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। साथियों क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति के संदर्भ में राष्ट्रपति किनको भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं? पहला है लोकसभा के सदस्यों के बहुमत के जो भी नेता होते हैं उनको। सेकंड है राज्यसभा के सदस्यों के बहुमत के नेता को। थर्ड है राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों सदनों के कुल सदस्यों के बहुमत के नेता को। फोर्थ है उपर्युक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रपति के बारे में पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति किनको जो है तो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा। तो यह बहुमत की बात की जाएगी तो किसके संदर्भ में बात की जाएगी? लोकसभा में जो है तो बहुमत होना चाहिए। ठीक, ऑप्शन नंबर ए जो है जिसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मंत्रिपरिषद जो है होती है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। ठीक, ये बात किसमें की गई है? आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद की बात की गई है, मंत्रिपरिषद की संरचना के बारे में। और आर्टिकल 75 सी में जो है तो सामूहिक जवाबदेही की बात की गई है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस योजना की सिफारिश के अनुसार किया गया था? किसकी बात की जा रही है? संविधान सभा का जो है तो चुनाव जो है तो किस योजना की सिफारिश के अनुसार किया गया था? पहला है टिप्स योजना, सेकंड है वेवेल योजना, थर्ड है माउंटबेटन योजना, फोर्थ है कैबिनेट मिशन योजना। फोर्थ है कैबिनेट मिशन योजना। किसके बारे में पूछा जा रहा है? संविधान सभा के बारे में पूछा जा रहा है। संविधान सभा के जो चुनाव हुए वो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार हुए। कब हो कैबिनेट मिशन, कब आई है? 24 मार्च 1946 को आया है। ठीक, 1946। ट्रिप्स योजना की बात की जाए तो 1942 का है ये। रेवेल योजना आपको 1945 का है। इसके लिए शिमला सम्मेलन बुलाया गया था। ठीक, माउंट बेटन जिसे 3 जून की योजना भी कहा जाता है, 1947 की भारत के विभाजन से संबंधित है। ठीक, आपसे पूछा क्या जा रहा था? संविधान सभा का चुनाव कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार हुआ। कब हुआ? जुलाई में चुनाव आयोजित किए गए। बैठकें कब से चालू हुई संविधान सभा की? दिसंबर से। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। इसमें से क्या ऑड है वो बताना है आपको। पहला है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, सेकंड है भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी की बात की जा रही है। देन है सीएजी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। फोर्थ है राष्ट्रीय महिला आयोग। अब इसमें अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय महिला आयोग, एनएचआरसी यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो है तो तीनों जो है तो कैसे निकाय है? वैधानिक निकाय है। जबकि सीएजी जो है तो संवैधानिक निकाय है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये अलग हो जाएगा। तो ये कैसा है? संवैधानिक निकाय है। बाकी इनमें से जो है तो वैधानिक निकाय है। ठीक, वैधानिक या सांविधिक निकाय को कहा जाता है। ठीक, महिला आयोग की बात करें 1992 में बनाई। एक्ट जो है तो आपसे पूछा जाए तो 1990 का एक्ट। ठीक, एक्ट जो है तो 1990 का है, बना 1992 में। कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1993 में बना, जबकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है तो ये भी 1993 का है। ठीक, हमसे पूछा गया है क्या इनमें से अलग है? तो अलग की बात की जाए तो सीएजी जो है तो संवैधानिक निकाय है। आर्टिकल 148 से 151 में बात की गई है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन है हमारा, कौन सी संवैधानिक संस्था भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देती है? आसान क्वेश्चन है। तो बताना है कौन सी ऐसी संस्था है, संवैधानिक संस्था जो राजनीतिक दलों को मान्यता देती है। पहला है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सेकंड है भारतीय चुनाव आयोग, थर्ड है आपके पास लोकसभा, फोर्थ है विधि मंत्रालय यानी कि द लॉ मिनिस्ट्री। ठीक, अब यहाँ पर राजनीतिक दलों को बात की जा रही है, सीधा संबंध किससे है? भारत के चुनाव आयोग से है। ठीक, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से है। ठीक, अब चुनाव आयोग की बात करते हैं तो इस संविधान के किस भाग में है अगर आपसे पूछा जाए तो 15वें है। इस आर्टिकल कौन कौन से इसमें? 324 से लेके 329 का संबंध किससे है?
भारत के निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग से। ठीक, ऑप्शन नंबर बी जो है तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन देखते हैं साथियों। यहाँ पर लिस्ट एक को लिस्ट टू से मिलाना है, जो कि किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। 73rd जो अमेंडमेंट किया गया उससे संबंधित है। ठीक, पहला है अनुच्छेद 243 से, देन है 243 बी, जबकि थर्ड है 243 सी, जबकि फोर्थ है आपके पास 243 डी। अगर 73वें संविधान संशोधन की बात करें हम, कब का है ये? 1992 का है। कब का है ये? 1992 का है। इसके लिए क्या प्रावधान किया गया? भाग जो है तो 9 जोड़ा गया। संविधान में एक अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची आर्टिकल जो है तो 243 से लेके 243 ओ तक जो है तो इसमें संवैधानिक प्रावधान किए गए। ठीक, 243 ए में अगर बात करें, इसकी बात की गई है, सब ग्राम सभा की बात की गई है, असेंबली की बात की गई है। 243 बी में अगर देखा जाए तो किसकी बात की गई है? पंचायतों के गठन की बात की गई है। 243 सी में जो है तो आपका पंचायत की संरचना की बात की गई है। 243 डी में जो है तो रिजर्वेशन की बात की गई है। ठीक, यानी कि फर्स्ट का क्या हो जाएगा? ए का क्या हो जाएगा? ग्राम सभा। ए का थर्ड हो जाएगा। ए का थर्ड, और यहीं से आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, पंचायत का गठन, सी का टू हो जाएगा, पंचायतों की संरचना, और डी का जो है तो फर्स्ट हो जाएगा। ठीक, ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। हमारा जो अगला क्वेश्चन है साथियों, विदेशों से ऋण लेने के संदर्भ में आपको बताना है कि भारत के राज्यों को कौन से अधिकार है विदेशों से अगर उन्हें ऋण लेना है। पहला है विदेशों से वो ऋण ले सकते हैं। सेकंड है राज्यपाल की आज्ञा से विदेशों से ऋण ले सकते हैं। आपातकाल में विदेशों से ऋण ले सकते हैं। और विदेशों से ऋण नहीं ले सकते। करेक्ट पूछा जा रहा है तो करेक्ट जब बात की जाती है तो विदेशों से ऋण लेने का जो अधिकार है केंद्र सरकार को है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऋण लेने का अधिकार नहीं है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द गवर्नर ऑफ ए स्टेट? यानी कि राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा जो स्टेटमेंट है सही नहीं है। ठीक, इसके रिस्पेक्ट में, राज्यपाल के रिस्पेक्ट में पहला स्टेटमेंट है आपके पास, राज्यपाल जो है तो भारत के राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। सेकंड है राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। थर्ड है राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। फोर्थ है राज्यपाल राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। पूछा क्या जा रहा है कौन सा सही नहीं है? राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, यानी प्रसाद पर्यंत सही है। राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है, सही है। राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, हालांकि यहाँ पर नियुक्त किया जाता है। ठीक, और ऑप्शन नंबर डी जो है आपके पास है, राज्यपाल जो है तो राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राज्यपाल का इससे कोई लेना देना नहीं है, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होते वो। मंत्रिपरिषद जो है तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी जो है तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सही नहीं है इसके रिस्पेक्ट में। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यसभा के संदर्भ में सही नहीं? अब बताना है कि राज्यसभा के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट में से सही नहीं है। अगर देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट है आपके पास, इसके जो सदस्य हैं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों, विधानसभाओं के किसके बारे में बात की जा रही है? विधानसभाओं के जो है तो निर्वाचित सदस्यों की बात की जा रही है, मनोनीत को छोड़ के। ठीक, उनके द्वारा चुने जाते हैं। यह संसद का स्थायी सदन है। सेकंड है लोकसभा की समान ही शक्तियां जो है तो रखता है। थर्ड है आपके पास, फोर्थ है आपके पास, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। पहला अगर देखें तो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं, सही है, यानी कि राज्यसभा में कौन शामिल होते हैं? केवल विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, वोटिंग में। दूसरा है संसद का स्थायी सदन, ये भी करेक्ट है। तीसरा है तीसरा है लोकसभा की समान ही शक्तियां एवं स्थिति रखता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि धन विधेयक के संदर्भ में लोकसभा को एक्सक्लूसिव पावर मिली हुई है। ठीक है, फोर्थ जो है तो क्या है, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य
करते हैं सभापति के रूप में, सही है। पूछा क्या जा रहा था, कौन से इनमें से सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। साथियों क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, इनके परामर्श। ठीक है, पहला है आपके पास आर्टिकल 142, सेकंड है आर्टिकल 143, फोर्थ है आर्टिकल 144, जबकि फोर्थ है आपके थर्ड है आपके पास आर्टिकल 144, फोर्थ है आपके पास आर्टिकल 145। राष्ट्रपति के संदर्भ में पूछा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने का अधिकार किस आर्टिकल में बात की गई है। आर्टिकल 143 इसका जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सार्वजनिक मामलों या वैधानिक मामले जो भी है तथा संविधान से पूर्व की जो भी संधियां हैं उनमें जो है तो राष्ट्रपति सलाह ले सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो है सलाह जो है तो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। ठीक, बाध्यकारी नहीं, अधिकारी नहीं। ठीक, करेक्ट क्या हो जाएगा, 143 जो है तो आपका करेक्ट हो जाएगा। 142 में किसकी बात की जा रही है, आदेश जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी एक पावर है आदेश जारी करने के लिए, सार्वजनिक हित के संदर्भ में। ठीक है, ठीक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। साथियों आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वाधीनता के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास हेतु नियोजित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, जिसके प्रमुख उद्देश्य क्या थे। किसकी बात की जा रही है, प्लांट इकोनॉमी की बात की जा रही है। उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, पहला है आपके पास उत्पादन को अधिकतम बढ़ाना, जिससे कि राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो सके। दूसरा है संपत्ति और आय की विषमता को समाप्त करना एवं गरीबी निवारण जो है तो किया जा सके। ठीक, तीसरा है पूर्ण रोजगार की प्राप्ति हो। चौथा है बाजार इकोनॉमी जो है तो बाजार व्यवस्था को मजबूत करना। क्या नियोजित अर्थव्यवस्था का जो उद्देश्य है इनमें से कौन सा जो है तो सही है, ये बता दें। पहला है उत्पादन को अधिकतम बढ़ाना, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो सके, सही है। दूसरा है संपत्ति और आय की विषमता को समाप्त करना, गरीबी निवारण जिससे कि किया जा सकते, ये भी करेक्ट है। पूर्ण रोजगार की प्राप्ति हो, ये भी था। क्योंकि बाजार व्यवस्था को मजबूत करना ये मोटिव नहीं था। ठीक, करेक्ट क्या हो जाएगा, एक दो तीन जो है तो करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। साथियों क्वेश्चन नंबर, भारत की प्रथम मानव विकास रिपोर्ट 23 अप्रैल 2002 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के द्वारा जारी की गई थी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। पहला है पीवी नरसिम्हा राव, देन है मोहन सिंह, थर्ड है आपके पास अटल बिहारी वाजपेयी, फोर्थ है आपके पास वीपी सिंह। अब यहाँ पर आसान क्वेश्चन है कि 2002 में आपको पता होना चाहिए प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक, 99 से 2004 तक। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। साथियों क्वेश्चन है हमारा, भारत में वैश्वीकरण के संदर्भ में निम्न के कदमों पर विचार करना है, यानी ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताना है आपको। कौन सा स्टेटमेंट जो है तो इनमें से सही है। ठीक, पहला है भारत में वैश्वीकरण से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला। निर्णय, भारत के मध्यवर्गीय जो उपभोक्ता है, यानी कि मध्यम वर्गीय परिवार की बात की गई है, विदेशी निवेशकों के लिए जो है तो आकर्षण का एक प्रकार से केंद्र बन गए हैं। थर्ड है भारत में उच्च तकनीकी का निर्यात जो है तो बढ़ा है। अब ग्लोबलाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है उसको आपको बताना है। ठीक, भारत में वैश्वीकरण से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है, सही है। फिर है भारत के मध्यवर्गीय उपभोक्ता जो है तो यानी कि मिडिल क्लास की बात की गई है, मध्यवर्गीय उपभोक्ता विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गए हैं, बिल्कुल सही है। फिर है भारत में उच्च तकनीकी का निर्यात जो है तो बढ़ा है, करेक्ट। ठीक, ये ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। एक दो तीन सभी सही है। ठीक, अब एलपीजी पॉलिसी कब आई, एलपीजी पॉलिसी की अगर बात की जाए 1991 में आई। प्रधानमंत्री अगर पूछा जाए तो पीवी नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव। ऑप्शन नंबर डी जो है तो आपका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। साथियों क्वेश्चन है हमारा, भारत में धर्म और राजनीति की अंतःक्रिया के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है तो सही है। ठीक, पहला है पंथ निरपेक्ष राजनीति जो है पंथ निरपेक्ष जो है तो राजनीति का मार्ग क्या करती है, कम पंथ निरपेक्ष राजनीति से मार्ग
पंथ निरपेक्ष से राजनीति का मार्ग कमजोर हुआ है। धर्म के आधार पर पृथक राज्यों की मांग की जाती है। यह राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक नहीं होता है। इसकी बात की धर्म और राजनीति को अगर मिला दिया जाए, के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट अगर इसमें से सही है। पहला है पंथ निरपेक्ष जो है तो राजनीति का मार्ग कमजोर हुआ है, ठीक। लेकिन धर्म के आधार पर पृथक राज्यों की मांग की जाती है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है आपका। थर्ड है, यह राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक नहीं होता, बिल्कुल बाधक होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। आपसे पूछा गया है कौन सा सही है, एक और दो जो है इनमें से सही है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी जो है तो आपका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। साथियों क्वेश्चन है हमारा, भारत में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए जो राष्ट्रीय आयोग के गठन की घोषणा भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष की गई? एससी एसटी आयोग जो बना उसके गठन की घोषणा किस वर्ष की गई? संयुक्त की बात की जा रही है तो पहला ऑप्शन है आपके पास 1995, दूसरा है 1992, थर्ड है आपके पास 1992, फोर्थ है आपके पास ऑप्शन आपके पास 1993। अनुसूचित जाति जनजाति की बात की जा रही है तो 1990 से करेक्ट हो जाएगा। 65वें संविधान संशोधन के तहत बनाया गया, 65वां संविधान संशोधन, ठीक। 1990 में जब बना तो ये संयुक्त बना, संयुक्त रूप से बना एस सी एस टी आयोग। और इसके बाद 2004 में जो है तो तब किया गया, इनको अलग कर दिया गया एससी और एसटी के लिए। इसके लिए कौन सा संविधान लाया गया? 89वां संविधान संशोधन लाना पड़ा 2003 में, ठीक। यहाँ से एससी अलग हो गया, एससी के लिए अलग आयोग बना और एसटी के लिए अलग आयोग, ठीक। एससी की बात की गई आर्टिकल 338 में, 338 में, और इसकी बात की गई आपसे आर्टिकल 338 ए में, ठीक। ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते साथियों। साथियों क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राजनीति में जाति की जो भूमिका है उसका विस्तृत विश्लेषण एक पुस्तक की बात की गई है, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स में किया गया। इस पुस्तक के राइटर बताना है कौन? पहला है मॉरिस जोन्स, सेकंड है रजनी कोठारी, थर्ड है सुभाष कश्यप, फोर्थ है ग्रेनविल ऑस्टिन। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स की जब बात की जाएगी पुस्तक जो है तो आपके रजनी कोठारी द्वारा लिखी गई, ठीक है। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स किसने बात की? रजनी कोठारी ने बात की, ठीक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन है हमारा ज्योतिबा फुले से रिलेटेड, महात्मा ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना समाज सुधार हेतु कौन से राज्य में की थी? राज्य बताना है कि सत्य शोधक जो समाज बना कब बना, 1873 में बना, किसके द्वारा बना? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा बना। कहाँ बना? तो महाराष्ट्र में बना, ठीक है। इसका मेन मोटिव क्या था? जातिगत जो भी कुरीतियां थी वो दूर करना, ठीक। फिर इसके अलावा अगर इनकी कुछ पुस्तकें देखें, किसान का धर्म, किसान का धर्म और गुलामी, सावित्रीबाई फुले की पत्नी थी, ठीक। महाराष्ट्र में उन्होंने ये सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। साथियों क्वेश्चन है हमारा, भाषा के आधार पर भारत में गठित प्रथम राज्य कौन सा? आसान क्वेश्चन है। पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है कर्नाटक, मेरा है तमिलनाडु, फोर्थ है आपके पास आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठन की बात की गई है तो आंध्र प्रदेश, ठीक है। कब बना? 1953 में बना। इसलिए एक व्यक्ति थे श्री रामुलु, इन्होंने जो है तो भूख हड़ताल की, उनकी मृत्यु के बाद जो है तो आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। 2014 में इससे अलग करके तेलंगाना बनाया गया, ठीक है, ठीक। अगले क्वेश्चन पर चलते साथियों। क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को दिल्ली में की गई। पहले अध्यक्ष पूछा जा रहा है कौन थे? पहले अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, सेकंड है लाल कृष्ण आडवाणी, थर्ड है मुरली मनोहर जोशी, सिकंदर बख्तर। पहले अध्यक्ष की बात की जा रही है आपसे। बीजेपी के गठन की अगर डेट पूछी जाए 6 अप्रैल 1980, पहले अध्यक्ष पूछा जा रहा है तो अटल बिहारी वाजपेयी। अगले क्वेश्चन पे चलते साथियों।
साथियों क्वेश्चन नंबर, भारत के संविधान के किस संशोधन ने भारत में दल बदल विरोधी कानून को लागू किया? पहला है 52वां संविधान संशोधन, देन है 61वां संविधान संशोधन, देन है 73वां संविधान संशोधन, देन है 86वां संविधान संशोधन। ठीक, अगर दल बदल विरोधी कानून की बात की जाए तो किससे संबंधित है? 52वें संविधान संशोधन से संबंधित है। कब का है, ईयर कब है? 1985, राजीव गांधी सरकार में। और इसके लिए 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। और इसमें एक और अमेंडमेंट किया गया था 96वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में। इसमें जो है तो 1/3 की जगह पर क्या किया गया? 2/3, 2/3 सदस्यों की बात की गई है। ठीक, 73वें संविधान संशोधन 1992 का है। ठीक, इसमें पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 का है। शिक्षा को जो है तो मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया। ठीक, 61वें संविधान संशोधन में किसकी बात की गई? वोट देने की जो है तो एज जो है तो 21 से घटाकर क्या की गई? 18 वर्ष की गई। 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। अगले क्वेश्चन पर चलते साथियों। साथियों क्वेश्चन हमारा, जब स्टेटमेंट है, बताना है कि स्टेटमेंट किसका है। ये जब तक लोक प्रशासन का अध्ययन तुलनात्मक नहीं बनाया जाता तब तक उसके विज्ञान होने का दावा जो है तो खोखला ही बना रहे। यानी कि जब तक लोक प्रशासन का अध्ययन तुलनात्मक दृष्टि से नहीं किया जाएगा तब तक वो विज्ञान होने का जो दावा है वो खोखला रहेगा। ये कथन किसके द्वारा है? पहला है एडमिनिस्ट्रिंग, है ड्वाइट वाल्डो, है रॉबर्ट ए डेहल, फोर्थ है टी.एन. चतुर्वेदी। अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? रॉबर्ट ए डेहल के द्वारा दिया गया है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी जो है तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन में चलते साथियों। पॉल एच एफलबी के अनुसार लोक प्रशासन निजी प्रशासन से 3 आधारों पर भिन्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है तो उनकी जो योजना है या प्रस्ताव है उनमें से सम्मिलित नहीं है, शामिल नहीं है? पहला है राजनीतिक चरित्र, दूसरा है उद्देश्य, प्रभाव एवं विचार की व्यापकता, थर्ड है लोक जवाबदेहिता, देन है लेखांकन एवं लेखा परीक्षण। पॉल एच एप्लबी के अनुसार बताना है कि लोक प्रशासन जो है तो निजी प्रशासन से 3 आधारों पर तो भिन्न है। और उनके अनुसार क्या जो है तो उनकी योजना में शामिल नहीं है? राजनीतिक चरित्र, उद्देश्य, प्रभाव। राजनीतिक चरित्र करेक्ट है, उद्देश्य, प्रभाव और विचार ये भी सही है, लोक जवाबदेहिता ये भी सही है। फोर्थ है आपके पास लेखांकन एवं ऑडिट, यानी कि लेखा परीक्षण, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ये जो है तो आपका इसमें शामिल नहीं होगा उनके अनुसार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है तो यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते साथियों। साथियों क्वेश्चन है हमारा, पारिस्थितिकी उपागम के संदर्भ में बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है इनमें से सही है। सही स्टेटमेंट बताना है इकोलॉजिकल अप्रोच के रिस्पेक्ट में। ठीक, पहला है इसके प्रणेता जो है तो फ्रेडरिक्स है, देन है ये बेवेरियन प्रतिमान के निकट है। ठीक है, थर्ड है आपके पास यह अध्ययन की अंतर अनुशासनिक विधि है। अध्ययन की क्या है? अंतर अनुशासनिक विधि है। इसके प्रवर्तक जो है तो एल्टन मेयो है। फोर्थ फिर लास्ट है आपके पास, यह मानव संबंध विचारधारा के निकट है। ठीक, इनमें से कौन सा जो है तो सही है? पहले की बात की जाए, इसके प्रणेता फ्रेडरिक्स है, ये करेक्ट है। या बेवेरियन प्रतिमान के निकट है, ये जो है तो इनकरेक्ट। देखिए बेवेरियन प्रतिमान मैक्स वेबर जिन्होंने नौकरशाही की बात की। ठीक है, यह अध्ययन की अंतर अनुशासनिक विधि है। देन है आपके पास इसके प्रवर्तक एल्टन मेयो है, करेक्ट है। यह मानव संबंध विचारधारा के निकट है, ये भी इनकरेक्ट है। एल्टन मेयो का संबंध जो है तो मानव संबंध विचारधारा से है। ठीक, यानी कि यहाँ पर आपका गलत क्या हो गया? बेवेरियन सेकंड गलत हो गया, सेकंड गलत हो गया। बचा क्या आपके पास? फर्स्ट बचा, और थर्ड जो है तो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, फर्स्ट और थर्ड जो है तो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है तो आपका यहाँ पर करेक्ट होगा।
अगले क्वेश्चन पर चलते साथियों। नवलोक प्रबंधन के बारे में पूछा जा रहा है। नवलोक प्रबंधन की अवधारणा को अन्य कई नामों से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प जो है तो नवलोक प्रबंधन यानी कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का पर्याय नहीं है। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का पर्याय नहीं है। पहला है उत्तर नौकरशाही प्रतिभाग यानी कि पोस्ट ब्यूरोक्रेटिक मॉडल की बात की जा रही है। यानी उद्यमी शासन यानी कि एंटरप्रेन्योरल गवर्नमेंट, यानी लिबरल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि उदार प्रशासन, यानी है कि बाजार आधारित लोक प्रशासन यानी कि मार्केट बेस्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कौन सा जो है तो नवलोक प्रवर्तन का पर्याय नहीं है? उत्तर नौकरशाही प्रतिभाग करेक्ट है। उद्यमी शासन ये भी करेक्ट है। उदार प्रशासन ये भी करेक्ट है। पूछा क्या जा रहा है कौन से इनमें से नहीं है, तो बाजार आधारित लोक प्रशासन जो है तो इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते साथियों। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जो है तो लोक प्रशासन पर वैश्वीकरण के प्रभाव में शामिल नहीं है? यहाँ पर आपसे क्या पूछा, नवलोक प्रबंधन का पर्याय नहीं है। उत्तर नौकरशाही प्रतिमान होगा, उद्यमी शासन होगा, बाजार इकोनॉमी भी होगा, उदार प्रशासन जो है तो आपका नहीं होगा। ठीक, उदार प्रशासन नहीं होगा। आपको बताना क्या है कौन सा नहीं है, तो उदार प्रशासन नहीं होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते साथियों। साथियों क्वेश्चन है हमारा कौन सा जो है तो लोक प्रशासन वैश्वीकरण के प्रभाव में शामिल है? लोक प्रशासन पर कौन सा जो है तो वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है, ये बताना है। पहला है भौगोलिक सीमाओं से ऊपर बुद्धिजीवियों की बढ़ती भूमिका। सेकंड है बढ़ते आर्थिक उदारवाद के कारण विनियमों की बढ़ती अप्रासंगिकता। फिर है नागरिक चेतना का उच्च स्तर। फोर्थ है बहुराष्ट्रीय निगमों का घटता प्रभाव। फिफ्थ है लोक एवं निजी जो प्रशासन है उनके मध्य घटती असमानता है। किसके बारे में बताना है? लोक प्रशासन पर क्या जो है तो वैश्वीकरण के प्रभावों में शामिल नहीं है। भौगोलिक सीमाओं से ऊपर बुद्धिजीवियों की बढ़ती भूमिका सही है। बढ़ते आर्थिक उदारवाद के कारण विनियमों की बढ़ती अप्रासंगिकता ये इनकरेक्ट हो जाएगा। इन्हें नागरिक चेतना का उच्च स्तर सही है। इन्हें बहुराष्ट्रीय निगमों का घटता प्रभाव इनकरेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ है आपके पास लोक एवं निजी प्रशासन के मध्य घटती असमानताएं। ठीक, आपको बताना है क्या इनमें से शामिल नहीं है। दो शामिल नहीं है और चार, दो चार और लोक के निजी प्रशासन के मध्य घटती असमानताएं। बिल्कुल, दो और चार जो है तो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ये जो है तो करेक्ट होगा। ठीक, हमें क्या बताना है कौन में से शामिल नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी जो है तो आपका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते साथियों। साथियों क्वेश्चन है हमारा संगठन में उत्पन्न संघर्षों को रचनात्मक बनाने का या समाधान करने के लिए मैरी पार्कर फॉलेट ने तीन विधियां बताई। उनमें से कौन सी जो विधि है उनके द्वारा बनाई गई योजना का हिस्सा नहीं है? मैरी पार्कर फॉलेट ने संगठन में जो भी संघर्ष उत्पन्न होते हैं उनको कैसे समाधान किया जाए, उन्होंने जो योजना बनाई उनमें से क्या नहीं? पहला है प्रभुत्व यानी कि डोमिनेशन की बात की गई। देन है डिवीजन यानी कि विभाजन, यानी कंप्रोमाइज यानी समझौता। फोर्थ है इंटीग्रेशन यानी एकीकरण। क्या शामिल नहीं है आपका? विभाजन तो शामिल नहीं किया गया। ठीक, डिवीजन। ठीक, ऑप्शन नंबर बी जो है तो करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते साथियों। साथियों क्वेश्चन है संप्रेषण के बारे में। संप्रेषण या संचार के बारे में चेस्टर बर्नार्ड के विचारों में क्या जो है तो शामिल नहीं है, सही नहीं है। पहला है संचार एवं सत्ता अंतर संबंधित अवधारणाएं हैं। सत्ता वह संचार है जिसे सदस्य या कार्मिक जो है तो स्वीकार करते हैं। थर्ड है
उच्च अधिकारियों द्वारा प्रेषित संचार की 3 श्रेणियां होती है। फोर्थ है सत्ता और संचार के विषय में बर्नार्ड और फेयोल के विचारों में समानता है। क्या बताना है? इनकरेक्ट बताना है। संचार एवं सत्ता अंतर संबंधित अवधारणाएं है, करेक्ट है। सत्ता वह संचार है जिसे सदस्य अकादमिक स्वीकार करते हैं, सही है। उच्चाधिकारियों द्वारा प्रेषित संचार की 3 ये जो है तो आपका करेक्ट होगा। फोर्थ है सत्ता और संचार के विषय में बर्नार्ड और हेनरी फ्योल के विचारों में समानता है, समानता इनमें नहीं है। ठीक, ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा, यही आपको बताना था। ठीक, ऑप्शन नंबर डी जो है तो करेक्ट होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते साथियों। अब प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन के संदर्भ में जो है तो ये पेयर है, उनको आपको मिलाना है कौन से इनमें से सही नहीं है। पहला है एकात्मक या द्रव्यात्मक सिद्धांत, यानी कि मोनिस्टिक मोनिस्टिक एंड मॉनेटरी थ्योरी, एफ डब्ल्यू टेलर। देन है विक्टक सिद्धांत यानी डगलस मैकग्रेगर। देन है आवश्यकता पद सोपान सिद्धांत, अब्राहम मैस्लो। देन है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी यानी प्रत्याशा सिद्धांत, ब्रूम। प्रत्याशा सिद्धांत ब्रूम, विक्टर ब्रूम के द्वारा सही है। अब्राहम मैस्लो के द्वारा आवश्यकता पद सोपान सिद्धांत, जिसमें उन्होंने कि 5 प्रकार की आवश्यकताओं की बात की। ठीक, देन है द्विघटक सिद्धांत, डगलस मैकग्रेगर जो है तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ये हर्जबर्ग का है, हर्जबर्ग। मैकग्रेगर की बात करें तो इनके द्वारा एक्स वाई थ्योरी दी गई है। ठीक, ठीक। एकात्मक या द्रव्यात्मक सिद्धांत, एफ डब्ल्यू टेलर, करेक्ट है। हमें क्या फाइंड करना था? इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर बी जो है तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन हमारा, प्रबंधक जो कुछ भी करता है, यानी कि स्टेटमेंट बताना है, स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है? प्रबंधक जो कुछ भी करता है निर्णयों के द्वारा ही करता है। वॉट एवर मैनेजर डज ही डज थ्रू डिसीजन मेकिंग, हुज स्टेटमेंट इज दिस? पहला है हर्बर्ट साइमन, देन है पीटर ड्रकर, देन है चेस्टर बर्नार्ड, फोर्थ है हुगास मार्श। अब ये स्टेटमेंट बताना है कि आपको किसके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया। अगर हर्बर्ट साइमन की बात करें, इन्होंने डिसीजन मेकिंग थ्योरी दी। एक पीटर ड्रकर से संबंधित ये स्टेटमेंट है, पीटर ड्रकर है, इनकी फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। साथियों क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी जो है तो एक विकास प्रशासन की विशेषता नहीं है? इसकी बात की जा रही है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की, कौन से जो है तो इनमें से विशेषता नहीं है? तो विकास प्रशासन की बात की जा रही है, तो क्या यह तो परिवर्तनोन्मुखी है, देन है बाजारोन्मुखी, देन है परिणामोन्मुखी, देन है कार्यकुशलता उन्मुखी है। विकास प्रशासन कैसा है? परिवर्तनोन्मुखी है, करेक्ट है। बाजारोन्मुखी है, क्या ये? बाजारोन्मुखी जो है तो इनमें करेक्ट हो जाएगा। परिणामोन्मुखी यानी कि रिजल्ट ओरिएंटेड की बात की गई है, करेक्ट होगा। देन है कार्य कुशलता उन्मुखी, यानी कि एफिशिएंसी ओरिएंटेड की बात की जा रही है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। मार्केट ओरिएंटेड जो है तो ये इनकरेक्ट होगा। हमें फाइंड क्या करना था? इनकरेक्ट बताना था। किसकी बात की जा रही है? विकास प्रशासन की बात की जा रही है। चेंज ओरिएंटेड शामिल होगा, रिजल्ट ओरिएंटेड भी शामिल होगा, एफिशिएंसी ओरिएंटेड जो है तो शामिल होगा। क्या नहीं शामिल होगा? बाजार ओरिएंटेड यानी कि मार्केट ओरिएंटेड। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते साथियों। साथियों क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जो है तो सुशासन का एक एजेंडा बिंदु नहीं है? सुशासन में यानी गुड गवर्नेंस की बात की जा रही है, कौन शामिल नहीं है? प्रभावी और कुशल प्रशासन, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, देन है सत्ता के प्रयोग में स्वेच्छाचारिता, देन है परिणामोन्मुखी प्रशासन यानी कि रिजल्ट ओरिएंटेड, देन है भ्रष्टाचार रहित प्रशासन। करेक्ट होगा ये सुशासन का एजेंडा। परिणामोन्मुखी की बात की जाएगी, रिजल्ट ओरिएंटेशन की बात की जाएगी, करेक्ट है। प्रभावी और कुशल प्रशासन, ये भी करेक्ट होगा। सुशासन में क्या शामिल नहीं होगा? स्वेच्छाचारिता है, सत्ता के प्रयोग में स्वेच्छाचारिता जो है तो शामिल नहीं होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। साथियों क्वेश्चन हमारा लोक लेखा समिति से संबंधित क्वेश्चन है। लोक लेखा समिति का भारतीय राजनीतिक जीवन में उदय 1896 के किस आयोग के संदर्भ में पूछा जा रहा है? कौन सा जो आयोग है जिसके संदर्भ में लोक लेखा समिति का अस्तित्व हमें देखने को मिला? ठीक है, पहला है विधि आयोग, देन है विटले आयोग, देन है एस्टेना कमेटी,
यानी फ्लोट अंडरवेटी है। अगर हम लोग लेखा समिति की बात करें तो इसमें कितने मेंबर होते हैं? 22 मेंबर होते हैं। 15 आपके लोकसभा से होते हैं, 7 जो है तो आपके राज्यसभा से होते हैं। ठीक, काम क्या करती है? सीएजी की रिपोर्टों की जांच करना। ठीक, आयोग पूछा जा रहा है तो वेलबी आयोग से संबंधित। ठीक है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। साथियों क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय प्रशासनिक संस्कृति की विशिष्ट विशेषता नहीं है? इसकी बात की जा रही है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर की बात की जा रही है। पद सोपान हायरार्की, इन्हें व्यक्तिगत उन्मुखीकरण, दिन है सत्ता का दैवीकरण, फिर लास्ट है आपके पास समानता, इक्वालिटी। क्या भारतीय प्रशासनिक संस्कृति की विशेषता बताना है कि कौन सी विशेषता इनमें से नहीं है? पद सोपान देखने को मिलता है, व्यक्तिगत उन्मुखीकरण ये भी है, सत्ता का दैवीकरण ये भी है, क्या नहीं है? समानता नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी जो है तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। साथियों हमारा क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार से संबंधित शिक्षा का अधिकार कब लागू किया गया? ठीक, अगस्त 2009, अक्टूबर 2009, जनवरी 2010 के अप्रैल 2010। 86वां संविधान संशोधन लाना पड़ा इसके लिए 2002 में, जबकि एक्ट आया हमारे पास आईटी एक्ट आया, राइट टू एजुकेशन, 2009 में। ठीक, लागू कब हुआ? ये अप्रैल 2010 में लागू हुआ। ठीक, अप्रैल 2010 में लागू हुआ। किसमें शामिल किया गया इसको? मौलिक अधिकारों यानी कि फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटी में शामिल किया गया। ठीक, एक्ट की बात की जाए तो 2009 का है, लागू कब हुआ एक्ट? अप्रैल 2010 में लागू। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते साथियों। किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्थान की स्थापना की गई? ये स्टेट बताना है, लोकायुक्त संस्थान सबसे पहले कहाँ गठित किया गया? मध्य प्रदेश, देन है बिहार, देन है महाराष्ट्र, देन है नई दिल्ली। लोकायुक्त की बात की करें तो महाराष्ट्र में 1971 में। ठीक, लोकपाल एवं लोकायुक्त एक्ट कब आया? 2013 में। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते साथियों। साथियों क्वेश्चन है हमारा, संथान कमेटी से संबंधित, संथान समिति की स्थापना किस सामाजिक समस्या के निवारण हेतु की गई थी? किसकी बात की जा रही है? सामाजिक समस्या की है। क्या वो जाति से संबंधित है, कि गरीबी से संबंधित है, कि शिक्षा से संबंधित है, कि करप्शन यानी भ्रष्टाचार से रिलेटेड है? संथानम कमेटी की बात करें तो 1962 में गठित की गई, और इसी के अनुशंसा पर 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी का गठन किया गया। इसका संबंध किससे है? भ्रष्टाचार से संबंध है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते साथियों। साथियों क्वेश्चन है हमारा, ई गवर्नेंस के संदर्भ में बताना है कि 4 जो प्रकार हैं पारस्परिक क्रियाएं होती है, इनमें में कौन सी पारस्परिक क्रिया जो है तो सही नहीं है गवर्नेंस? पहला है गवर्नमेंट टू सिटीजन, देन है गवर्नमेंट टू बिजनेस, देन है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज, देन है गवर्नमेंट टू कोर्ट्स। ऑप्शन नंबर डी जो है तो इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा, बाकी तीनों सही है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते साथियों। साथियों क्वेश्चन है हमारा, भारत किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी मनरेगा की बात की जा रही है? 2005 के तहत ग्राम सभा सामाजिक संपरीक्षा यानी कि सोशल ऑडिट की बात की जा रही है, करती है किस धारा के तहत? पहला है धारा 15, इन्हें 16, इन्हें धारा 17, इन्हें धारा 18। अगर हम सोशल ऑडिट की बात करें मनरेगा में, ठीक है, धारा 17 में बात की गई है। मनरेगा एक्ट 2005 का है, 2009 में इस पे संशोधन किया गया, और अभी हाल ही में 2025 में भी इसका नाम बदलकर वीवी जी राम जी कर दिया गया है। वीवी जी राम जी कर दिया गया है। ठीक, तो काम की अवधि जो है तो 100 से बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई है? 125 कर दी गई है, 125 दिन। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। साथियों क्वेश्चन हमारा किससे संबंधित है? मनरेगा से संबंधित क्वेश्चन है। मनरेगा के बारे में बताना है कौन सा सही है।
पेपर है 2024 का, इसलिए बताना है 2024 के संदर्भ में, ठीक। यह एक वर्ष में कम से कम 100 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी उपलब्ध कराता है, करेक्ट है। रोजगार का स्वरूप जो है तो आकस्मिक शारीरिक श्रम होगा, ये भी करेक्ट है। कार्य जो है तो 5 किलोमीटर की जो भीतर स्थित होना चाहिए, लेकिन 5 किलोमीटर के रेंज में कार्य मिलना चाहिए, ठीक है। उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी जो है तो ऑल ऑफ द एबव। आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट इनमें से सही है मनरेगा के रिस्पेक्ट में। अब जो है तो काम के दिन जो है तो 125 दिन पर दिए गए हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक। रोजगार का स्वरूप आकस्मिक सही है, कार्य का जो है तो 5 किलोमीटर के रेंज में मिलना चाहिए, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते साथियों। साथियों आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है तो सर्वोत्तम मॉडल का अवयव है। इसकी बात की सर्वोत्तम मॉडल, नागरिक चार्टर, सिटीजन चार्टर, यानी पब्लिक ग्रीवेंस रेड्रेसल, लोक शिकायत निवारण, यानी सेवा डिलीवरी क्षमता, सर्विस डिलीवरी कैपेबिलिटी, यानी ऑल ऑफ द। अगर हम सर्वोत्तम मॉडल की बात करें, इसमें से सिटीजन चार्टर भी शामिल होता है, लोक शिकायत निवारण भी शामिल किया जाता है, दिन है सेवा डिलीवरी क्षमता यानी कि बेहतर सेवा की उपलब्धता, ये भी शामिल होता है। यानी कि अगर इसमें बात करें तो सभी जो है जिसमें आ जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है, मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।